व्याकरण का पाठ है, कारकों के नियम व्याकरण का पाठ है। इसी प्रकार से जो व्याकरण है इसमें जो पद हैं उनकी 4 डिवीजन है। नाम, आख्यात, उपसर्ग और निपात। पहले से मिटाने से पहले ये थोड़ी सी बात आपको बता दूं, इसमें आप देख रहे हैं, इसको मिटा दूं। इसमें त्वा प्रत्यय में और गुण प्रत्यय में कुछ धातुएं ऐसी हैं, थोड़ी सी उन्होंने प्रयोग की है, शायद पहले बता दी हूँ, सॉरी। बाकी जितनी ये धातुएं हैं इनमें आप देख रहे हैं ई की मात्रा नहीं है, और इसमें ई की मात्रा कथित्वा, लिखित्वा, पठित्वा, हसित्वा, चलित्वा, धावित्वा, और कहीं कहीं क्या है भूत्वा, गत्वा, दृष्ट्वा, कृत्वा, पक्त्वा, स्थित्वा, पीत्वा, दत्वा। इन सारे धातुओं में एक भेद है, एक जगह ई आ रहा है अपने अक्षर में और एक जगह नहीं आ रहा। इसी तरह से दोमन में देखो आप, लेखितुम, कथितुम, और यहाँ आप देख रहे हैं किसी में ई तेज भविष्य में आया और कहीं नहीं आया। तो ये सारी धातुएं 2 जगह डिवाइड की, इन्हें कहते हैं सेठ और इन्हें कहते हैं अनिट। सेठ वो है जिनमें ई आता है। सेठ का मतलब है सा और इट, और अनिट का मतलब है ना इट। जिसमें इट नहीं है वो अनिट है, और जिसमें इट है वो सेठ। जितने भी प्रत्यय आप प्रयोग करेंगे आगे चल करके, सब में इस बात का ध्यान रखिएगा कि जो सेठ धातुएं हैं जिनमें ई आ रहा है वो सब सेठ धातुएं हैं, और जिनमें ई नहीं आ रहा वो अनिट धातुएं हैं। उसमें आत्मनेपदी भी है और परस्मैपदी भी है। बस इतनी सी बात आप बता के पर अपने प्रकरण करा। तो बार बार डाउट होता है यार ई कैसे आ गया,
वहां क्यों नहीं आया? ये प्रत्यय वाला प्रकरण मैं सबसे आखिर में यानी अगले वाले लेक्चर में लूंगा। चत्वारी पद जाता, ये संस्कृत में सूक्ति है। नाम, आख्यात, उपसर्ग और निपात, ये 4 तरह के पद आप पढ़ेंगे। नाम, आख्यात, उपसर्ग और निपात। इससे पहले ये बात आपको बता दूं क्योंकि हम लोग वेद की क्लास ले रहे हैं, तो व्हाट इज रिलेशन विद द वेद ऑफ द व्याकरण? व्याकरण का वेद के साथ क्या संबंध है? क्यों वेद की क्लास में व्याकरण पढ़ना पड़ता है? तो आपको जब वेदांग पढ़ा गए तब आपको पढ़ाया होगा वेद के कितने आएंगे? 6 आएंगे। कौन से एक एक करके पढ़ेगा? मैंने पहला कहीं काम शिक्षा, आपने बताया शिक्षा, पहले तो के लिए पहला अंग शिक्षा है, वहीं से शुरू करें। दूसरा अंग किसने बताया? दूसरा अंग व्याकरण है और तीसरा कल्प। ये इस पर चर्चा हो चुकी है, मैं इसका विस्तार इस वक्त नहीं करने वाला हूँ, मैं व्याकरण पर चर्चा करूंगा, लेकिन व्याकरण का स्थान कहाँ है? तो कल्प और चौथा निरुक्त, पांचवा ज्योतिष और छठा ये 6 वेद के अंग हैं। अंगों से क्या होता है? अंग जब ठीक से पहचान लिए तो व्यक्ति की पहचान ठीक कर, यानी वेद की पहचान ठीक करने के लिए वेद का अर्थ ठीक है कि नहीं है वो जानने के लिए आपको 6 अंगों को जानना। लाइक मैं छवि कृष्ण हूं, अब आपने देखा सबसे पहले देखो कि चश्मा नहीं लगाया, फिर आज आप नहीं हो सकते, तो मेरा एक अंग जो आंख है उस पर चश्मा हमेशा लगा रहता है, ये आपने देखा हाँ चश्मा तो लगा है, तो ऐसा भी लग रहा है। फिर दूसरी और चीजें आप उसको अनुमान करेंगे, है ना? फेस पर एक मोड़ है, एक तिल है, तो ये है, ऐसा भी लग रहा है। मिलता जुलता शक्ल भी होगी तो कुछ न कुछ भेद होगा, तो ये मिलते जुलते भी विषय सारे आपस में वेदांत, लेकिन सारे वेदों को जब जान लेंगे तो एक व्यक्ति के एक एक अंगों को आप पहचान लेंगे, व्यक्ति की ठीक पहचान हो जाएगी। अब ये बताओ व्याकरण अंग की आवश्यकता क्या है? तो लिखा है महाभाष्यकार ने, रक्षार्थम वेदानाम अध्ययनम व्याकरणम। ये महाभाष्य का कथन है, रक्षार्थम वेदानाम अध्ययनम व्याकरणम। वेद की रक्षा के लिए व्याकरण पढ़ना चाहिए। एक बार मैं एक मंदिर में किसी पंडित के साथ बातचीत कर रहा था, तो वहां एक सज्जन आए, उनको सामग्री लेनी थी और संध्या लेनी थी, तो वो ड्रेस से कुर्ता पजामा धोती टाइप का पहने हुए थे, तो लग रहे थे पंडित थे। मैंने उनसे पूछा आप क्या करते हैं? बोले सामग्री देनी है आपको, क्या करते हैं इसका मतलब? हम तो फिर भी आप अच्छा तो हो गया, अच्छे से लग रहे होते हैं, हमने तुम्हारी दादाजी की आदमी। तो बोले मैं टीचर हूँ। कहाँ? बोले मैं आर्य समाज स्कूल में टीचर हूँ। मैं क्या करते हो? बोले मैं व्याकरण पढ़ाता हूँ। वो क्यों पढ़ाते? बोले वेदों की रक्षा करूँ। मैं वेद की रक्षा कैसे करूँ? एक गीत गाने वाला वेद के विषय में गीत गाए तो गीत सुनकर के मन में ये बात आएगी कि लता मंगेशकर वेद पर गीत गा दे वेद की महिमा में, तो बताओ कोई ज्यादा वेद को आकृष्ट करेगी या कोई व्याकरण पढ़ा दे उससे वेद ज्यादा आकृष्ट करेगी? ईमानदारी से बताओ।
बता रहे सबको देखते सोच रहे इसने क्या पीढ़ी में होना चाहिए क्या से तो हम लोग को ध्यान पड़ेगी। और उसके एक गीत ने जो है 1000 लोगों को लाखों लोगों को वेद की तरफ आकर्षित कर दिया। तो तुम्हारे व्याकरण पढ़ने से क्या है? तो मैंने ये देखा कि जब मैंने कहा व्याकरण पढ़ाएंगे तो आज बहुत कम लोग आए। और सोचा हम वेद पढ़ना चाहते हैं व्याकरण का काम वो आप जरा ध्यान से सुनिए क्योंकि मेरा थोड़ा स्टाइल डिफरेंट है और आपको बिल्कुल क्लियर कर कैसे वेद की रक्षा है। अभी आप कुछ शब्द पढ़ रहे थे और उन शब्दों में संधियां पढ़ रहे थे। इशे ऊर्जित्वा वायवस्थदेवो वः सविता प्रापयत् श्रेष्ठतमाय कर्मणः। अब ये कर्मणः कहाँ का रूप है कैसे पता है? यह है कर्मणे आप्यायध्वम्। तो ये स्वर आगे आने से कर्मणे के एक का स्वर दो स्वर इकट्ठे रह नहीं सकते। दो स्वतंत्र व्यक्ति के व्यक्ति एक साथ मिलकर नहीं चल सकते या तो दोनों में संधि हो जाए है ना या एक दूसरे के साथ अपना समर्पण करते हैं भाई तेरे तू बड़ा नेता मैं छोटा नेता खड़ा और नहीं तो दो सामान इकट्ठे एक जगह हो जाएं तो क्या करेंगे वो एकदम युद्ध के लिए तैयार हो जाए। दो शेर दोनों जेंट्स और दोनों में इकट्ठे खड़े हैं। ये जो स्वर है ये स्वतंत्र है और हेलो हेलो नमस्ते जी जी बिल्कुल बढ़िया क्लास ले रहे हैं। तो इसका मतलब है दो स्वर या तो संधि हो या एक में विकार आ जाए एक झुक जाए दूसरे के सामने और नहीं तो अस्तित्व जो खतरे में हो जाए। तो कर्मणे आप्यायध्वम् यहाँ दोनों स्वर हो गए एक ए स्वर हो गया एक अ स्वर हो गया तो दोनों में संधि का नियम चलेगा और नियम यह है कि पहले वाले स्वर में का लोप हो गया कर्मण। ये संधि जब नियम पढ़ाएंगे आपको तो जो कुछ मैडम ने संधि आपको पढ़ाई है मैं थोड़ा सा उससे और आगे की संधि करूंगा जितना वो करा रही है उसका रिवीजन कर देंगे और रिवीजन के अलावा जो जो उन्होंने नहीं पढ़ी आपसे पूछ लूंगा कि वो जो स्कूल लेवल पर पढ़ाते हैं उन लोगों को दीर्घ है गुण है ज्ञान है वृद्धि है अयादेश 5 संधियों का ज्ञान होता है ना और 5 प्राप्त तो इसके आगे की बात फॉर एग्जाम्पल हाँ जी कौन सा पररूप संधि है पूर्व रूप संधि है और भस्म है प्रकृति संधि है प्रतिभाव है तो उनकी चर्चा भी करेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल भो इति या कौन सी संधि होगी थोड़ा सा प्रकरण बस बता रहा हूँ। तो ये किसने लिखा है रक्षा हम वेदानाम किसकी युक्ति है? महावस भाई अच्छा महावस तुम्हें साथ के साथ बता दें क्या शब्द में बोल रहा था वो हाँ ये शब्द है भो इति यहाँ कौन सी संधि प्राप्त हो ओ के आगे गणित पढ़ चुके हो तो यहाँ अयादि संधि प्राप्त है यानी कि भो के लिए पेचो अयवा यावा से भवित बनना चाहिए। ये पढ़िए नहीं पढ़िए भी आपने नहीं पढ़ी ठीक है तो इसलिए आपको समझ में आ रहा है। तो अब यहाँ संधि होगी नहीं क्योंकि वो हे भाई यहाँ गच्छ अगर भविया गच्छ कह दिया तो उसकी समझ में नहीं आ गई क्या कह है। तो संस्कृत में सत्य का संधि नहीं करते कहीं करनी है और कहीं नहीं करनी है। जहां नहीं करनी है उसको कहते हैं प्रकृति भाव संधि नियम शब्द एज इट इज रहेगा। तो भो यहाँ गच्छ अरे भाई इधर आओ
ये रीजनल कॉलेज अजमेर में सर मैं इंटरव्यू देने गया संस्कृत लेक्चर, तो उन्होंने कहा संस्कृत में कोई वो एग्जाम्पल बताओ, संस्कृत बोलचाल की भाषा थी, भारा बाधती बाधते वाला एग्जाम्पल नहीं है पहले बोलते। वो आमतौर पर ये बात पता होती है, भोज के जमाने में लोग सब संस्कृत बोलते थे और एक लड़हारा बोझा लेके जा रहा था, तो उसने कहा भारा बाधती, तो उसने कहा भारा बाधती क्यों, या बोझ आपको दुख दे रहा है, तो उसने कहा जितना तो ये बोझ दुख नहीं दे रहा है जितना भारा बाधती इति शब्द बाधते, ये शब्द मुझे संकट दे रहा है, क्योंकि बाधती रूप बनता नहीं है, बाधते बनता है। तो व्याकरण का इतना ज्ञान था तो भाषा 84 में शुद्ध हुई तो लकड़हारा भी टोक देता था बोलने वाले। तो मैंने वो एग्जाम्पल दिया है, पहले कोई बढ़िया सा एग्जाम्पल मैंने बोलचाल की भाषा थी संस्कृत, बोले कैसे, मतलब पाणिनि के जमाने में बोलचाल की भाषा वाणी पर से नियम बना, और वो नियम बना प्रकृति भाव का। जैसे एग्जाम्पल भविहा गच्छ, ये शब्द बनेगा नहीं, तुम भो यहाँ गच्छ, यहाँ अयादि संधि प्राप्त है लेकिन होगी नहीं, हो अगो अगो अपूर्व से योगी, ये पाणिनि ने नियम बनाया कि इन शब्दों के अर्थ में ये प्रकृति भाव होगा, प्रकृति संज्ञा हो जाएगी और प्रकृति प्रक्रिया नित्यम इस रूप से प्रकृति भाव हो जाएगा। करेक्ट, सेलेक्टेड बता। हमको हमारे इतने एग्जाम्पल हैं संस्कृत की भाषा के बोलचाल के, क्या सिस्टमेटिक लैंग्वेज है, उसकी चर्चा मैं नहीं कर रहा हूँ। रक्षात्मक वेदाना मध्य व्याकरण, तो वेद की रक्षा के लिए हमें व्याकरण पढ़ना है, व्याकरण का ठीक ज्ञान है, तो आप पढ़ते समय जब पढ़ोगे तो वेद के पाठ अष्ट विकृति हैं, 8 प्रकार के वेद के पाठ जानते कौन से, एक आध जानते हो, जैसे हमने गायत्री मंत्र बोला, ये कौन सा पाठ है, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्, ये कौन सा पाठ है, मंत्र पाठ, पद पाठ, और कोई बोलो गलत होने दो ना, आने दो। यह है संहिता पाठ। संहिता पाठ में जैसा लिखा है संहिता में वैसा पाठ करना। विश्वानि देव सवितर्पूरितानि पराशुभ जगद्भद्रं तन्न आशुभ, ये क्या है, संहिता पाठ है। संहिता का मतलब है जहां शब्द जुड़े हुए हैं, संधि समास के नियम लगे हुए हैं, उस हिसाब से संहिता में जैसा लिखा है वैसा ही पढ़ना क्या है, संहिता पाठ है। अब देखिए, विश्वानि देव सविता दुरितानि पराशुभ जग भद्रम तत् न आशुभ, ये क्या है, एक एक पद अलग करना, तो क्या है ये पद पाठ है। पद के बाद क्रम पाठ है। तो इस तरह जो पद पाठ का पता चलेगा आपको, जब आपके संधि के समास के नियम पता होंगे तो धारण करेंगे। यद्भद्रम तन्न आशुभ, अब यद्भद्रम क्या है, यद अलग है, भद्रम अलग है, तत् अलग है, न अलग है, आशुभ अलग है। ये जो सारा हमको पाठ पता चला, किसने बताया ये, इसलिए अगर व्याकरण का ठीक ज्ञान है तो मंत्र जैसा लिखा है उसको पढ़ सकते हैं, उसके पद पद अलग कर सकते हैं। एक आप तरह के जो पाठ है जी तो वो लिख सकते हैं। हाँ, अभी सारे पढ़ाएंगे हम, आगे सारा विस्तार करेंगे, इसमें जटा है, गण है, सारे पाठों की चर्चा करेंगे। जिस विद्वान के इसमें आएगा हिस्से में उसकी चर्चा करेंगे। मेरे हिस्से में आज व्याकरण, तो उसकी चर्चा करेंगे एक। अब रक्षा के वर्ग में 4 व्यक्ति, उनकी चर्चा में यहां ना करके व्याकरण को आरंभ के विषय पर आता है, व्याकरण की शुरुआत से। जब आप शब्द का उच्चारण करते हैं तो सूत्र उन्होंने पढ़ा दिया, ये कोई जड़ है, जड़ संधि है, ये गुण संधि है, ये वृद्धि संधि है, अयादि संधि है, ये क्या है, क्यों इसका नाम गुण पड़ गया, क्यों इसका नाम गुण पड़ गया, कहां से पड़ गया, तो वो जरा आपको थोड़ा सा मैं बता दूं। आरंभ से चर्चा करते हैं, आपने शायद वो आरंभ की चर्चा नहीं की है, तो थोड़ा समारंभ करते हैं। ये 14 सूत्र है। कहा तो ये जाता है
नृत्यावसाने नटराजराज ननाद घटाड़व पंचाना पंचभागी। शिव जी जो है वो नृत्य कर रहे थे और उस वक्त उन्होंने डमरू बजाया और डमरू में से सूत्र निकले। कौन से? आइयो रे ए आओ लिख देते तो आपको पता चल जाए क्या निकला। और डमरू में से कैसे निकले ये भी बता देता हूँ। आप रोज डमरू बजाओ एक भी शब्द नहीं निकलता, तो शिव जी के डमरू में से कहां से निकले? भाई शिव जी के मुख में से तो निकल सकते हैं पर डमरू में से कैसे निकले? उधर देखिए इन 14 सूत्रों का क्या महत्व उसका अंदाजा लगाएंगे। जितना हम व्याकरण पढ़ाएंगे सब इन्हीं में ही। तो छिन्ने बोले रहे शाखा पत्र जड़ ही नहीं, तो पत्तों को पानी दो तो पेड़ पड़ेगा, सूख जाएगा। कितना हो जाए गिन लेना भाई। आई कौन एक के ऊपर कितनी गिनी री लिख ए ओम आई आउच है बरट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 कितना सूत्र है ये 14 सूत्र में कहते हैं माहेश्वर सूत्र। अब आप सोचोगे पिछली बात तो पूरी करी नहीं आगे चल रही कि डमरू में से कैसे निकले। ये डमरू शब्द कैसे बना? ये शब्द है डमरू, लिख लीजिए और फिर मैं आपको उच्चारण कर रहा हूँ। तब तक मैं कान से सुनते रहिए, हाथ से लिखते रहिए, समय का उपयोग हो जाएगा और मेरी बात हो जाएगी। तो दम कहते हैं दमन को, इंद्रियों के कंट्रोल को क्या कहते हैं? दम। और रू कहते हैं शब्द तरफड़े, शब्द के उच्चारण का। शंकर में ये शंकर व्याकरण है। माहेश्वर सूत्र का मतलब है पहला व्याकरण जो तैयार किया वो शंकर व्याकरण है। ये व्याकरण के इतिहास के ग्रंथों में लिखा हुआ है। तो उन्होंने ये 14 सूत्र तैयार किए। पाणिनि ने 14 सूत्रों के ऊपर सूत्र बनाए। ये 14 सूत्र पहले से थे। अब इन सूत्रों के आधार पर ही प्रत्याहार बनता है। प्रत्याहार से संधियों के नियम बनते हैं, उनसे समासों के नियम बनते हैं, उनसे प्रत्यय रहते हैं। ये सब कुछ इन्हीं से होता है। जैसे एक एग्जांपल देता हूं आपको, बहुत लंबा नहीं। आपने दीर्घ संधि पढ़ी? दीर्घ संधि क्या पढ़ा आपने? हैं? ये अका पढ़ा ना, है ना? आ मिलाकर आ हो गया, ई मिलाकर के ई हो गई, ऊ मिलाकर के ऊ हो गया, तो री मिलाकर के री हो गया। ये जो आपने अक पढ़ाई, अक क्या है? तो देखो अक क्या है? अ से लेकर के और ता तक,
जहां एंड का अक्षर आ गया उसका अगला अक्षर। इसे पाणिनि के शब्दों में कहते हैं आदिरन्तेन सहेता। ये आदि और अंत, आदि क्या है आ, अंत क्या है का, इन दोनों बीच के अक्षर जो है पहले अंत को छोड़ करके आदि मध्यमानाम स्वस्य संज्ञा स्यात्। आदि और अंत के अक्षरों के जो बीच का अक्षर है उसकी संज्ञा क्या है आ। ऐसे इको यणजी इक, ई से लेकर के ता तक इन्हें कहते हैं प्रत्याहार। क्या कहते हैं? प्रत्याहार। तो प्रत्याहार का मतलब होता है कि जिन प्रत्याहारों से ये पाणिनि के सूत्र तैयार होते हैं और उच्चारण के सारे नियम पता चलते हैं। अग्निबीजं पुरोहितम यज्ञस्तदेव मृत्युजम होतारम रत्नदातमम। इस मंत्र को उच्चारण करने में हमको सब कुछ जानना पड़ता है। उदात्त क्या है, अनुदात्त क्या है, स्वरित क्या है, अब ये सारे वेद में बताता हूं जब उनके ऊपर की प्रक्रिया के हिसाब से। अभी तो मैंने सिर्फ आपको ये बताए 14 सूत्र हैं। इन 14 सूत्रों से इसे कहते हैं प्रत्याहार निर्मापक सूत्र, प्रत्याहार को बनाने वाले सूत्र। इनसे प्रत्याहार तैयार होते हैं। इन प्रत्याहारों से जितने भी व्याकरण के नियम है पाणिनि के वो सब के सब तैयार होंगे। बीच बीच में इनके प्रयोग आएंगे, तब तक इनको बता। दूसरी महत्वपूर्ण चीज क्या है, इसे हम कहते हैं दूसरी भाषा में संज्ञा प्रकरण। क्या बोलते हैं? संज्ञा प्रकरण। और वो व्याकरण के दो भेद हैं, एक शिक्षा और एक व्याकरण। शिक्षा की चर्चा आपने तैतृय उपनिषद की शिक्षा पढ़ने में सुनी थी, बहुत विस्तार से नहीं सुनी, थोड़ी 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 सुनी। शिक्षा का एक सीधा सीधा अर्थ है वर्णोच्चारण शिक्षा। शिक्षा क्या है? आद्योच्चारण। आदि का जो उच्चारण है शब्दों का, उच्चारण की जो विधि है उसका नाम क्या है? शिक्षा है। उच्चारण की विधि में क्या क्या है, तो वहां से फिर आगे व्याकरण शुरू करते हैं। सबसे पहले आता है अक्षर का उच्चारण। सब बता दो दोबारा लिख सर एक चीज प्लीज। हाँ, ये जो 14 सूत्र आपने लिखे हैं हाँ, प्रत्याहार जैसे बना रहे हैं। हाँ, तो अण प्रत्याहार अगर हम लें हाँ, तो मुंह से शब्द निकला नहीं ना, शब्द पता चलता है तो आस्वाद में पढ़ लेते तो ले तक खींचे इसको या ए ई उ तक ये। हाँ, मैं तो समझ गया यहाँ तक रखना चाहते हो अथवा या लंग तक रखना ले चाहते हो, तो वो कैसे समझ। ये अण दो प्रत्याहार है। कहाँ किसका प्रयोग है उसको प्रकरण में आपको चर्चा करेंगे। क्योंकि महाभाष्य का पहले का समाधान है। अब मैं उसमें व्याकरण के सूक्ष्म नियमों में भी जा रहा हूँ, मोटे मोटे सब लोगों का ध्यान रखिए। तो ये जो उच्चारण स्थान है सबसे पहले तो उच्चारण है। तो वेद में सबसे पहली चीज क्या है? उच्चारण। और उच्चारण को कहा जाता है? कान। कान में जाता है, सही शब्द सुनते हैं तो सही शब्द बोलते हैं। हमारे यहाँ जो आपने देखा होगा लाड़ प्यार की भाषा होती है, इसे हम कहते हैं तोतली भाषा। वो अगर बच्चे के सामने बोलना शुरू करें तो कई बच्चे को जवान होने तक तोतले रहते हैं। क्योंकि माँ बाप ने बड़ी देर में मुश्किल से एक लड़का पैदा हुआ और उसको इतना प्यार किया उसको तोतला बना, है ना। तोतला क्यों बन गया वो? क्योंकि हमने उसके साथ उच्चारण शुद्ध नहीं किया। हमारे यहाँ तो नियम है, कान में ओम बोलना है, कान में गायत्री मंत्र बोलना है, शुद्ध उच्चारण कान में डालना, ताकि जब भी वो बोलना सीखेगा तो क्या बोलेगा? शुद्ध बोले। अभी उस पर क्या नाम है, इंटरनेट पर कोई मुझे दिखा रहा था, छोटा सा बच्चा, उसको राम स्तोत्र उसके सामने उसकी माँ को बोलती और बोल बोल के बीच बीच में रुक जाती तो आप पूरा कर देता। आप
आप देखो नेट पर, मैं तो ज्यादा कम यूज करता हूँ, देखता नहीं हूँ, कोई दिखाता तो ये हो सकता है कमाल की चीज तो देख लेते। तो जहां वो रुक जाती वहां वो कहता और वो पूरी कर देता, ये रहेगी मम्मी, तो वो सोचते सब भूल गई हो, भूल नहीं हो, तो बच्चे को याद रखते थे और संस्कृत में है और बच्चा उसको, छोटे बच्चे को भाषा से कोई संबंध नहीं है, उसको तो जो शब्द कान में जाता है वही सब मुंह से निकलता है। तो उच्चारण का बड़ा महत्व है। अगर अशुद्ध उच्चारण हो गया तो अशुद्ध ही श्रवण होगा, और अशुद्ध श्रवण होगा तो उसका सारा आनंद अशुद्ध होता चला जाएगा। इसमें वेद में शुद्धता का बड़ा भारी महत्व है, और उस शुद्धता के महत्व के चक्कर में हमारे यहाँ लोगों ने कहा उस वक्त महिलाएं कम पढ़ी लिखी होती थी, उन्होंने स्त्री शुद्ध होना देता उच्चारण था, उनको उच्चारण नहीं आता ठीक से नहीं करे, लेकिन वेद में इसका नियम नहीं। वेद में तो सीधा सीधा है कि जो भी दुनिया में व्यक्ति पैदा हुआ है, इंसान, तो स्त्री है या पुरुष है, उसको वेद का अधिकार है। मां वाचन कल्याणी आपदानी जने भैया, मैंने तो जनेवानी पैदा होने वाले लोगों के लिए वेद का उच्चारण दिया है। तो उच्चारण स्थान में सबसे पहली जो चीज है वो है कहां से उच्चारण करें। तो नियम नंबर 1, तीनों को ध्यान रखना, शुद्ध मान के लिए आपको दिखाई दे रहे हैं जी। तो सीनियर सिटीजन हो, आपको दिखाई दे रहा हो तो मुझे बता देना भाई, मेरे भाई कौन कौन है। वो विसर्जनिया नाम का सार्थक था। देखो ये तो है आ, और पू का मतलब है कबर। 3 वर्ग हैं, इधर लिख देता हूं, पू, चू, टू, तू और पू। कौन सा वर्ग है? पू से कबर, चू से चबर, टू से कबर, तू से कबर और पू से पवर। ये हमारे ऋषियों ने ऐसी छोटी छोटी प्रणाली बनाई। पू चू टू तू, इसमें आपको सारे वर्ग आ गए, कभी क्रम भंग नहीं होगा। काका का करना होगा, चाचा का आएगा, टाटा का आएगा। सोच रहे हिंदी का वैसे पढ़ाया होता है, आपको पता ही है, बच्चों को पब्लिक स्कूल में पढ़ाया जाता है और उनको वर्ण का क्रम ठीक से सिखाया जाता है, तो ये कठिनाई होती है। तो पूछू टू टू पू, सबसे पहला अक्षर आया आ, फिर क्या आया कबर, आ कबर। पू का मतलब क्या है? कबर। कबर का मतलब क ख ग घ और न, ठीक है। तो ये हो गया कबर। अ कवर और ह और विसर्ग। विसर्ग का मतलब है, ठीक है। इनका उच्चारण स्थान हमें करके दिखाऊंगा। कंठ है, इनका उच्चारण स्थान क्या है? कौन कौन सा अक्षर का उच्चारण स्थान कंठ है? अब बोलिए आ, कहां से बोला? अब बोलो क, कहां से बोला? ख, कहां से बोला? जब सब कंठ से बोले तो फर्क क्या होगा? एक भी बात सवाल उठेगा, इसका जवाब कवर। और क्या होता है? हाँ, ये काका पूरा आ गया। उसके बाद क्या बोला? हाँ, हाँ बोलो। हाँ, कहाँ बोला? कंठ से। और विसर्ग बोला? विसर्ग नहीं। अब हाँ में विसर्ग क्या है? जब दोनों ही है, राम हाँ और हा तो हा है, अब चार स्थान भी कंठ है, तो फर्क क्या है? इसमें 2 बिंदियां लगी तो 2 बार हाथ नहीं आप लोग भी दिमाग की वर्जिश करो ना, खाली में था सुनते सुनते व्याकरण जैसा विषय है, इसमें व्याकरण का पता क्या कहा जाता है? व्याकरण व्याकरण। हमारे गुरुजी पढ़ाते व्याकरण, मैं कुछ दिन जाने को पहले तो आप मालूम, वो पढ़ाते राम सत्ता काल प्रकार
आम विभक्ति है, सुना प्रयोग कर लो, नाम से दे कर लो, पांच रोला तो कर नाम मागट तो पूरे जी आगे काम वाले समझ जा बोले आपको बोले तुझे वहां से आता कोई बात आ नहीं किया तो हम चाटा खाने के डर की वजह से आके बोलते थे जो तुम कह रहे बोल रहे तो वो सारा अभी तक रटा पड़ा हमको जो गुरुजी बोले वो रख लो डर के मारे पूछ नहीं सकते परंतु मैं जो प्रश्न स्वयं उठा चुका हूँ उसके लिए साफ साफ कह देता हूँ जब तक आपकी समझ में ना आए तब तक हाँ मत करना। मैं वेद की क्लास में भी संस्कृत की क्लास में भी स्पष्ट बोल देता हूँ समझ नहीं आया ना बोलो और मेरी समझ में नहीं आएगा तो मैं कल पढ़ के आऊंगा नहीं तो मैडम से पढ़ूंगा नहीं तो किताबें खोलूंगा और जब तक मैं समझ नहीं लूंगा तब तक आपको समझा के छोड़ूंगा। इसलिए कुल मिलाकर के ठीक से समझ में आना चाहिए। तो विसर्ग और हा में क्या है? नहीं वो तो आ रही है, वो तो विसर्ग की भी आती है और हा की भी आती है। अब फर्क बता देंगे ठीक है ना? तो आप भी जानते हो तो मुझे किसी ने बताया मेरा अधिकारी भी बैठे जरा से इधर से उधर हुआ ना तो रिपोर्ट सीधे जाएगी क्या देखो आप कभी के साथ लगाओ मैं थोड़ा शब्द लिख देता हूं ये क्या लिखा है ये क्या लिखा है ये क्या लिखा है ये अब देखो दोनों में अंतर बताता हूं आपको ये लिखा पढ़िएगा पहला शब्द क्या है अरे बोलो तो कैसे पता नहीं चलेगा क्या बोला नाम बोला रामा बोला स्पष्ट बोलो राम और कभी बोलो जो वहां लिखा है उस मात्रा के साथ क्या बात है समझ में आ गया ना। विसर्ग का फर्क ये है विसर्ग के आगे जो मात्रा होगी उसका उच्चारण उस टोन में होगा कभी ही अब कभी हो नहीं मैंने देखा है स्कूलों में बच्चे कहते हैं कभी है पठती कभी है कविताम पठती तो सत्यानाश माता कभी ही कविताम पठती तो विसर्ग में जब ई का उच्चारण के साथ हो रहा है गुरु गुरु जो मात्रा उसका साम से हा हा भी मात्रा लेते हैं ये तो हो गया विसर्ग और हा तो क्योंकि बेसिक ज्ञान अगर नहीं है तो फिर आपको बहुत कठिनाई होती है उच्चारण करने में। वेद की रक्षा ऐसे थोड़ी ना हो जाएगी। अ कवर्ग क ख ग घ अ और विसर्ग इनका उच्चारण का स्थान क्या है दूसरा ये सारे कवर कर दूंगा मेरे साथ कठिनाई ये है तो तुमको जितना समझ आए उतना साफ आ जाए ये नहीं कि मैं पूरा कवर कर दूंगा तो मैं पाणिनि का सारा व्याकरण 2 दिन में तो पढ़ा नहीं सकता 4 घंटे में संभव नहीं पर आपकी रुचि पैदा हो गई और आपके समझ में कुछ आने लगा तो आप अपने आप किताब ढूंढ ढूंढ के पढ़ना शुरू करोगे नहीं आप मेरे पास आओ है ना या किसी भी गुरु को ढूंढोगे और रुचि पैदा नहीं हुई पता लगा कि हमने जो पढ़ाया था वो पढ़ाया वो सारा कहाँ चला गया यदि पठतम तब गुरु में जो पढ़ा तो गुरु जी तमाम आप भी जानो ये व्याकरण भाई समझ नहीं आता व्याकरण की क्लास आने की जरूरत नहीं ये तो व्याधि कर रहे हैं व्याकरण तो व्याधि करनी है व्याकरण विवाह करना भी है ये भी व्याख्या व्याकरण विवाह करना क्योंकि जब व्याकरण ठीक से आ जाता था तो लड़के लड़की की शादी भी ठीक से हो जाती थी मैं अपनी बात नहीं कह रहा हूँ पढ़ने की बात कर अदरखा जो न जानाति जो न जानाति बरबरी असीम मत जो न जानाति तस्मै कन्या न दियता जिसको असीम मत की सिद्धि ना आए अदरखा की सिद्धि ना आए बरबरी की सिद्धि ना आए उसको लड़की नहीं देनी इतना तो व्याकरण आना ही चाहिए। ये सब जो चीज मैं आपको बता रहा हूँ वो नाम आख्यात उपसर्ग के बाद जो मैंने लिखा था उसमें नाम और आख्यात के बीच में वो चर्चा तो आगे आएगी मतलब परंतु व्याकरण का जो असली अर्थ है वो है व्याकरणते विद्वात्यन्ते शब्दा अनेन व्याकरण क्या है लिख दो सर पहले वाले मत ना वो तो वैसे मनोरंजन के लिए बोला है
व्याक्रियन्ते व्युत्पाद्यन्ते शब्दाः अनेन इति व्याकरणम्, जिससे शब्दों के उच्चारण की प्रक्रिया और उनकी व्युत्पत्ति दोनों का सम्यक ज्ञान हो। यानी जो शब्दों का भेद है, संधि है, विच्छेद है, समास है, प्रत्यय लगाना है, काल का प्रयोग करना है, वो सब व्याक्रियन्ते में आ गए। व्युत्पद्यन्ते में वे शब्द की व्युत्पत्ति आ गई, कैसे उत्पन्न होगा, कौन सी धातु, कौन सा प्रत्यय, वो कैसे कैसे इसमें विकर्ण आया, क्या क्या भेद आया, वो सब व्युत्पत्ति। जिस शास्त्र के द्वारा ये शब्दों की व्याकरण प्रक्रिया, उच्चारण प्रक्रिया, अर्थ प्रक्रिया और उत्पत्ति प्रक्रिया सारी जिसके अंदर आ जाए उसका नाम क्या है? व्याकरण। अब हिंदी वालों ने थोड़ा उसको सरल कर दिया, तो बोल के आए उत्पत्ति तो है नहीं, तब उन्होंने कहा कि सही लिखना और सही बोलने का व्याकरण है। शब्द के सही लेखन और सही उच्चारण का नाम क्या है? वो कल क्यों बोले कि हाँ व्याकरण के व्युत्पत्ति कर देंगे तो व्युत्पत्ति करने कैसे करेंगे? होगी नहीं हिंदी में, तो संस्कृत में ही है, इसे दूसरी भाषा पढ़ा ली। हिंदी भी पढ़ाई और मैंने संस्कृत भी पढ़ाई, तो दोनों पढ़ा रहे होते तो पढ़े कुछ लोग ज्यादा योग्य होते थे बच्चे को, सर वो तो हिंदी वाले मैडम ये पढ़ा देते, आप ये पढ़ा देते, हमको दोनों पढ़े ही था। अब जरा देखिएगा, किचु जैसा नाम तालु, ये दूसरा नियम। ई चवर्ग या चवर्ग को ठीक है, चवर्ग का मतलब क्या है? हाँ शाबाश, जरा जोर से बोलो, चवर्ग का पूरा शब्द बोलो, ऐसे सब बोलो कोई पता चल नहीं आपने को बोला कि क्या ऐसी तो क्लास में बहुत मुश्किल से देखी। मैं केंद्रीय विद्यालय संगठन में 30 वर्ष रिसोर्स पर्सन और कोर्स डायरेक्टर रहा, तो एक बार प्राइमरी में कोर्स मिल गया, प्राइमरी कोर्स मिला तो हमने अच्छा ये काम करो, आप ये वर्णमाला सुना, तो आप भी मान दें बता रहा हूँ सर 100 टीचर में से एक टीचर पढ़ा है आका का गन्ना, चाचा डगाना, टाटा डगाना, ताता दादाना, पापा बाबा माँ, यारा दशा, साशा, और ये तो पता क्या बोले? काका का कोमा, माँ, माँ आना, आना, जैसा निया, उनको क्या पता नहीं है अंतिम अक्षर का उच्चारण कैसे होता है। और यहाँ तो कमाल की बात है कि एक ही से मैंने बुलवाया और उसने शुद्ध बोल दिया, क, ख, ग, ख, न, क्या बोले? न, च, छ, ज, झ, ञ, क, ख, ग, घ, न। अब ये जो उच्चारण की प्रक्रिया है, ये अगर ठीक नहीं होगी तो संस्कृत का काम ठीक से चलेगा नहीं। तो च, छ, ज, झ और ञ। हमारे जमाने में ऐसा वाला ध्यान था, वो ऐसा था ई बना के बना ईचुया या और शा, का उच्चारण स्थान क्या है? तालु। अब कैसे तालु? इस प्रकार आप बोले ई, जब आपने ई बोली तो आपकी जो जीव थी ना वो ऐसे होगी, बीच में से ऊपर हो गई, इसका मतलब वो तालु की तरफ हो गई, पूरी नहीं है, थोड़ी सी गई। तो ये जो और शब्दों में भेद भी तो करना है। अब बोले चा, चा, छा, और समझ में बच्चे का नाम उन्होंने चा के चा, छा और जा। आप जिप का ध्यान रखना चाहिए, चा, छा, जा, छा, ऊपर जाइए। ये जो चवर्ग है, इस सारे चवर्ग का और ऐसे बोला ई, और आगे क्या बोला? या और शा, वही रह जाएगी। तो ये क्या है? तालु। इसमें थोड़ा पश्चिम के विद्वानों में और वैदिक विद्वानों में थोड़ा फर्क है, क्योंकि जब ये खास तौर से हमने ई बोला तो ई के उच्चारण में अंत का प्रयोग
कुछ ज्यादा है। तो इसका मतलब आगे हम जो आभ्यंतर प्रश्न बाह्य प्रश्न है उसमें इसका भेद स्पष्ट करेंगे, पर इस क्लास में मैं आभ्यंतर बाह्य प्रश्न इसलिए नहीं करूंगा, नहीं तो व्याकरण व्याकरण हो जाएगा। मैं ये कोशिश करूंगा कि पूरी तरह से आपका जो इंटरेस्ट है ना बराबर व्याकरण बना रहे आप, इंटरेस्टिंग क्लास है। ये तो कंसर्ट से भी बेसिक ज्यादा बढ़िया। अगर वो बात नहीं रही तो फिर व्याकरण पढ़ाना बहुत कष्ट होगा। मुझे पता है कि इससे मैडम ने खास वो पढ़ाने बोले कथा कहानी परिस्थिति सुनाना तो बड़ा इंटरेस्टिंग है ना, और व्याकरण पढ़ाना तो बहुत कष्ट है। उन्होंने कठिन कठिन को मुझे याद तू यहाँ चलेगा, मैं कोई बात नहीं, आप व्याकरण कहोगे मैं वहीं चलेगा। सैनिक का काम है, जो अफसर ने आदेश दिया उसको फॉलो करना, फॉलो करना। पोस्टिंग हो गई लद्दाख में तो बर्फ लीजिए, और पोस्ट हो गई गुजरात में तो नमकीन हवा लीजिए, तो जीने की कोई चिंता नहीं है। तो इसलिए हमने आपसे कहा ये उच्चारण स्थान जो है ये तालु है, तो तालु कहाँ? तो जहां जाके आपकी चाय का जीभ लग रही है उसका नाम क्या है? तालु है। वैसे हमने तो ये सिखाया था कि यहाँ से करवा इसको तालु कहते हैं। यहाँ से कील निकल जाए उसका नाम क्या है? तालु। कहीं प्रैक्टिकल मत कर रहे, हमारा प्रैक्टिकल लेवल इतनी वीक है, तो सिचुएशन नाम तालु। अब मैं आगे मेरे को ब्लैक बोर्ड छोटा पड़ जाता है सर, इस मैं तो घबरा गया इधर वाले में कर दीजिए। जब मैंने देखा नहीं नाम ये तो लिख लिया ना, क्योंकि व्याकरण के पढ़ाने में और दूसरी चीजों को पढ़ाने में थोड़ा फर्क है। यहाँ सब कुछ ब्लैक बोर्ड पर चल ही नहीं सकता। अभी मैं आपको देखो व्याकरण में नाम पढ़ाऊंगा, अक्षर पढ़ाऊंगा, उपसर्ग पढ़ाऊंगा, निपात पढ़ाऊंगा, संधि पढ़ाऊंगा, समास पढ़ाऊंगा, कारक पढ़ाऊंगा, प्रत्यय पढ़ाऊंगा। इसमें कम से कम एक चीज पढ़ाने के लिए 6-6 घंटे का टाइम चाहिए मिनिमम। वैसे सारी ये पढ़ाई 8 साल की है। हाँ, और 8 साल में भी समझ में आया तो भागे जा सकते हो, क्योंकि मैं ज्यादा समझ रहा कोई तो बात नहीं। जब प्यास लगती है ना तो पानी पीने के लिए जगह जगह हमारा काम प्यास लगाना है। और जब एक बार लग गई फिर तो चाहे लाइब्रेरी जाना है, मूवी ढूंढना है, क्लास ढूंढनी है। मेरा काम है टू क्रिएट द इंटरेस्ट, रुचि पैदा करना। सर इंटरेस्ट तो क्रिएट हो गया, लेकिन मेरे को गिल्ट भी क्रिएट हो जा रहा है साथ में। ऐसे लगता है कि जिंदगी में टाइम खराब हो गया। मुझे पता कब होती है, जब धक्का मारो, जब पहली बार सिखाते हैं वो तैरना तो गुरुजी क्या करते हैं, पानी में गिरते बच्चे समझे, और उसको सामने खड़े रहते हैं, निकाल और एक बार ऊपर आ गया और हाथ मार के समुद्र किनारे आ गया तो तैरना ये तो नहीं था। उसके बाद उल्टे तैरोगे, सीधे तैरोगे, पहुंचा तैरोगे, कैसे कैसे करोगे। तो मेरा काम सिर्फ ये इंटरेस्ट क्रिएट करना और वो करके छोड़ना है, पक्की बात है। 2 क्लास से ज़्यादा फिर आपको यहाँ कसर रह जाए तो नहीं, वहाँ क्लास चल रही है ना हाँ। और मैं मेरे तो सामने अधिकारी बैठे, मैं इसे बात कर रहा हूँ, सर ये बच्चा बेचारा पढ़ना चाहता कैसे नहीं इसमें, तो ये कहने को तैयार हम भवन की ओर से भवन ले क्या है 12,000 रुपये में वेद पढ़ा रहा है साल भर, 1200 रुपये में संस्कृत पढ़ा रहा है साल भर। यहाँ पे दुनिया में है ऐसा, लेकिन बावजूद इसके बस एक बात जरूर है, उसके बावजूद ये है कि जब आए जब मर्जी आई जाओ, आ गए जब मर्जी आई जाओ। और एक दिन भाई जब मैं छुट्टी ले लूं, मेरे 2 वर्ष में पहले साल में सर मेरी 4 छुट्टियां मैंने ली, 30 में से कितने बचे 26 निकल गए। दूसरी साल में 30 में से 2 ही ली, 28 निकल गए। अब तो जनवरी में 3 ली। आप समझ रहे हो, उत्तरदायित्व जिम्मेदारी ऐसी चीज है जब सिर पर पड़ जाए फिर आप छुट्टी नहीं ले सकते। एक बार मैं आपके दिमाग में ये जिम्मेदारी डाल देना चाहता हूं, यू हैव टू अंडरस्टैंड लर्न संस्कृत रूल्स ऑफ द व्याकरण। अब ये प्यास लग जाएगी, उसके बाद क्या क्या करेंगे आप मुझे पता नहीं है। फिर कहोगे यहाँ को साथ काम चला रही है, हम आ जाए क्लास में, आ जाओ सिर्फ में बैठो। तो
अब क्या आया कि कू चू टू, री है री, री टू र शाम मूर्धा, री टवर टू का मतलब टवर, टवर का मतलब टा ठा डा धा है मूर्धा, ये पूरा खुल्लम खुल्ला था र और श का उच्चारण स्थान मूर्धा है। ठीक है, उनके आगे लग रहे हैं ऐसा हो जाता है रिटोशा नाम मूर्धा। हरी सिंधी आनंद आ रहा है नहीं आ रहा है? कब आ रहा है? साफ साफ बता, समझ में आ रहा है? आनंद आ रहा है? और नहीं आ रहा तो साफ बता, नहीं आ रहा बेकार टाइम तुम पास साफ कर रहे, साफ बहुत सुखी रहो। री टबर और रा और शायद का उच्चारण क्या है? मूर्धा। अब पहले बोल के देखते हैं, आप बोलो री। वैसे री संस्कृत में स्वर है और उसको इतना बड़ा साथ साथ हुआ है कि इसमें दोनों तरीके के री स्वर है, री व्यंजन है। ये पूरा शास्त्रार्थ विषय है, इसको जांच करेंगे। जब आगे कभी चर्चा आएगी तो उसको बताएंगे कैसे स्वर है और कैसे व्यंजन। व्याकरण में पूरी सब चीजों को स्पष्टीकरण है। तो री जो आगे तो देखा ना, इसमें स्वर चल रहे ना, कुछ उधर चल रहा है, उधर आ ई उ आ रहा है ना, तो अब आ गया ई आ गया, अब आ गया रिटोशाण मतलब। अब री का री बोलो कहाँ जा रहा है? ये खोदने वाली जगह में, अब सब जगह नहीं आएगा तो वो री बोला जब हमने तो कहाँ गया? मूर्धा पर, खोदने जगह पर। टप और जगह बोलोगे तो कुछ और बन जाएगा। नाम खोल लिया हो ता, है ना? गड़बड़ तालु और नाम खोल लिया है तो ता बन जाएगा। इसका मतलब और देखो कौन भाषा है ऐसी है जिसमें ये है वर्ग ही नहीं, टबर अगर नहीं मान सकते न, टबर को टबर नहीं, टबर टबर से कम कर जाते ततई और बेटा। तो यहाँ तो देखो री टबर टा, आगे बोलो था, आगे बोलो गा, आगे बोलो धा ना। जगह तो वही है पर थोड़ा सा ऊंचा नीचा बोलने में टा ठा में भेद आ जाता है। वो बताऊंगा कैसे आता है, उसमें आगे भेद बताऊंगा उसमें। टा में ठा में क्या भेद है चर्चा करना और बड़ी साफ साफ करना। तो अभी आगे रिटोशा नाम मूर्धा, री टबर और रा। तो री जैसे बोला वैसे ही रा बोला। तो अंग्रेजी में क्या हो गया? उच्चारण स्थान एक होने की वजह से उन्होंने एक ही शब्द बनाया आर। ऋषि बनाया तो आर आई, और तब क्या करेंगे? जब गुजरात चलेंगे, महाराष्ट्र चलेंगे तो बोलेंगे ऋषि, तो यू लगाएंगे आर यू ऐसा चाहिए ऋषि। हमारा ऋषि और ऋषि ऐसे करता था। और जब हमारा उत्तर भारत में आओ तो क्या बोलेंगे? हमारा ऋषि महर्षि। तो हमारा ऋषि महर्षि और ऋषि महर्षि। और थोड़ा और बंगाल की तरफ चले जाओ तो भगवान कमाल होते। तो ये हमारे क्षेत्र का प्रभाव भाषा पर आता है। यहाँ रा और दूसरा तीसरा शा क्या है? शा। अब देखो जहां से बोला रा वहीं से बोलो शा, तो ये रिटोशा नाम मूर्धा। वो एक तो था शा, वहां तालु का था, है ना? शा चा शा, ये है शा। ये मूर्धा मतलब कैसे? जहां से शा बोला जा रहा है। तो इसलिए हमारे यहाँ संस्कृत में खासतौर से हमारे पहाड़ों में क्या होता है? हरे शा का मतलब शा, बड़ा शा, क्या शा, तो वहां काल में शकार बोला जाता है। और हमारे ग्रंथ का गया उसका नाम था मृच्छकटिकम। मृच्छकटिकम में एक पात्र का नाम था शकार। शकार नाम का मतलब होता है मूर्ख। शकार नाम मूर्ख क्यों होता है? इसलिए वो दंती शकार को ताल में शकार बोलता है।
अरे शाप शाप आओ शाप खाओ शाप पियो शाप नेपाल बाहर सब शाप शाप करता है। तो उसमें क्या होता है कि जब उच्चारण हमारा शुरू होता है तब हमारा नाम ही मूर्ख हो जाता है। उच्चारण तक नहीं आता तो आगे अर्थ में सारा प्रयोग हो जाएगा। यहाँ पे कैसे बोल हेलो हाँ शर्मा जी नमस्कार। बिल्कुल बिल्कुल आपका आदेश का पालन करूंगा। ये साइन साइन करते हैं। हाँ धन्यवाद धन्यवाद आता हूँ। तो ऋतुषा नाम मूर्धा, तो ये मूर्धन्य शकार है। इसको आप कैसे नहीं बोले, कुछ लोग बोलते हैं वो सवाल वाला सा और क्या नाम है शीनी वाला शा और क्या नाम क्या है पेट जरा शा से पेट फाड़ दो। तो ऐसा नहीं, इनके तीन सकार हैं। एक है दंती सकार सा, एक है तालव्य शकार श और एक है मूर्धन्य शकार श सा श श। दांत तालु मूर्धन इन तीनों का भेद। अब चौथा आई बोलिए पूछो तो तू लिरी बिल्कुल पहले तो अभ्यास में अब मुझे पता लगा कि इसको ऐसे हाथ रख लो तो इसमें सही आती है बात बनाना सब करते बढ़िया है। लिरी तवन त फ द भ न और ल और सा का उच्चारण स्थान क्या है दंत दंत्य है। लिली बोलो लिली 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 कहाँ जाएगी कांच पर तू ता 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 था दा था ना ता 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 ना। अब इसमें और शब्द जो आएगा बताऊंगा कि जनगण नाम की अलग ही बीमारी है। तो ऋतुषा नाम बनता है और क्या है आगे ला लिली होता है और आगे क्या है सा। ये सांप यहाँ से बोलेगा ता ता श श श ता अंतर आ गया। तो ये आगे शाह और शाह में नहीं बोल ये अगले जो नहीं आ रहा था सिर्फ उन्होंने एक ही फॉर्मूला बनाया ऐसा ऐसा हमको आ जाना चाहिए। जगह तो बताते ना आपको, एक दांत एक तालू और एक मूंधा। मूंधा तक खुरखुरी दांत को खुरखुरी जगह नहीं है शा। थोड़ा सा अभ्यास करना पड़ेगा चिंता मत करो। पांचवा मिनट पूछो तो तू पू पद्मानिया नाम तू पवर्ग प फ ब ह और म और क्या हो गया उपधमानी में और इनका स्थान क्या है कोष्ठ। ये ब्रैकेट के बाद उपधमानी का चिन्ह बना है। उपधमानी का चिन्ह
अभी अभी थोड़ा पहला दिन है, अब मक्का की रोटी बनानी पड़े शहर की लड़की को तो क्या करेंगे, है ना? अरे मम्मी झूठ जी बनी नहीं, तो ये मक्का की रोटी है, थोड़ा आराम से बने, धीरे धीरे बने। ऊ करवाने हम लोग उसको, अब बोलो ऊ, बोलो ऊ, कहाँ से बोला? कारण तो समय आ रहा है, लेकिन जो मुख्य भाग है ओष्ठ, पा 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 पारा, फिर आ ऊ आ, फिर बा बाबा पापा बा भा भाभी, माँ मामा, ये सारे के सारे आपको ना ओष्ठ से बोलते हैं। इस रिपोर्ट का स्थान क्या है? ओष्ठ। पर ये क्या ऊपर मानी चीज, ये एक चिन्ह है जो मैंने यहाँ नरीन पाही में लगाया है, ये ऊपर को नीचे को, ये साथ वैदिक संस्कृत में है और कहीं कहीं लौकिक संस्कृत में भी है। इसका उच्चारण क्या हो रहा है सर? उच्चारण तो ओष्ठ है, रीम पाही, पाही, और जैपा, तो ऐसे कुछ शब्द हैं, इसका प्रयोग सामान्य भाषा में नहीं है खास तौर से, तो इसलिए मैंने उसकी ज्यादा चर्चा नहीं की। क्या बोलते सर इसको? क्या उपधमानीय, उसमें मैंने इसलिए कहा है, इसमें तो आपको पूछोगे इसमें उपधमानीय नाम, उपधमानीय नाम। अब आया छठा नंबर, अब आपने सारे वर्ग पूरे हो गए, कुछ टू है ना। अब आया वकार, क्योंकि या रा या है ना, शा या ये बार है वकारस्य दंतोष्ठम, ऐसे इसको दंत्योष्ठम भी लिख सकते हो और दंत्योष्ठम भी लिख सकते हो। अब देखो वकार से मैंने बात थोड़ा अलग लिख दिया, वैसे वकार शब्द का भी मतलब इस बार में उस बार में क्या फर्क है, ये इसको भी संस्कृत के व्यक्ति के अलावा लोगों को पता नहीं चलता, क्योंकि हिंदी में बोलते हैं हम बिना, उर्दू में बोलते हैं बिना, और संस्कृत में बोलते हैं बिना। वही शब्द है, जब दूसरी भाषा में जाता है तो फर्क हो जाता है। हमारे यहाँ क्या है वाह, ये वाह में और बा में क्या फर्क है? पहले हमने बोला था बाबा, एक है वाह, ओष्ठ को दान लगेगा, तो क्या लिखा था मैंने? दंच ओष्ठौ, दंतश्च ओष्ठश्च दंतोष्ठम और दंतश्च ओष्ठश्च दंतोष्ठम, दोनों समास हो जाएंगे। तो समास पढ़ाऊंगा तब आपको शामिल करूंगा। अभी तक थोड़ा सा बात बताइए, वकार से दंतोष्ठ, दांत और ओष्ठ, यानी दांत किस में रहेगा? नीचे वाले ओष्ठ को, वाह क्या बोलेंगे? वाह, उसको क्या बोलेंगे? बा, दोनों ओष्ठ जोड़ देंगे, बाबा, वकार, है ना। तो वो बकार इसलिए वो तो है, उर्दू में ये वाह नहीं होता, ये संस्कृत में होता है और इसका बहुत पहलू है। ये अंतस्थ वर्ण है, कौन सा वर्ण है ये? अंतस्थ वर्ण है, बहुत कोमल वर्ण है। वाह वाह भाई वाह। अच्छा, 7 नंबर कौन सा अक्षर रह गया बताइए? काका का ना, चाचा दादा ना, टाटा दादा ना, काका दादा ना, पापा बाबा माँ, कुछ रह गया? रह गया, क्या रह गया? अभी और भी है, अभी बच्चे के
हिंदी लिखने में ज्यादा देर नहीं के 9 सूत्र हैं। ए आई ओ औ छूटा था। यम करना नाम नासिका च, ये चा का बड़ा मैं पढ़ा। अब बोलो यहाँ पहले कौन सा स्थान बताया था, बोल लो उसमें से। हाँ चा 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 यहाँ तो तालु था। जब हमने तालु में बोला था यहाँ, तो जीव तालु की तरफ बढ़ गई, लेकिन नाक में भी कुछ घुस गया यहाँ। तो इसलिए उसका उच्चारण स्थान क्या क्या हो गया, इन सबका उस अपने अपने वर्ग का तो है ही है। कंठ है, तालु है, नास बाकी है, और एक नासिका भी है, नासिका च। इसमें सब में यहाँ के लिए क्या हो गया, तालु और नासिका। का के लिए क्या हो गया, तालु और कंठ का करना। माँ के लिए क्या हो गया, तालु और कंठ। माँ के लिए ओष्ठ और नासिका। हे माँ। और ना के लिए क्या क्या करना, मूर्धा और नासिका। तो ये हमारा नाम नासिका च, ये नासिका भी उसका उच्चारण स्थान है। तो जब हम उनका उच्चारण स्थान कर रहे हैं, वहीं पर जिनका अंतिम वर्ण जो वर्ग है ङा, ञा और रा, ना और मा, ये सारे के सारे का अपना अपने उच्चारण स्थान है। तो वर्ग आया नहीं, हो गया, ठीक है, ये हो गया। अब रह गया एक तो बैठा तालु। अच्छा ये कैसे बनता है, ए बोलो, ए कैसे बना, आ और ई दोनों मिला क्या हो गया ए। तो आ का उच्चारण स्थान क्या था, इधर देखो, और ई का इधर देखो तालु। तो आ का कंठ था, ई का तालु था, तो ए का क्या हो गया, कंठ और तालु। तो लिख दिया था, दोनों लिख दी, पर हमने कहा ओ, क्या बोला, ओ। तो आ का उच्चारण स्थान क्या है, और उ का उच्चारण स्थान क्या है, उपूल बने ओष्ठ, कंठ और ओष्ठ। क्लियर हो गया, ये हुआ उच्चारण स्थान। अब इन उच्चारण स्थानों को जब हम ठीक से जानते हैं, तब हम सही उच्चारण करते हैं। हमारे कठिनाई क्या है, हमने प्राइमरी क्लास में बच्चों को ये नहीं बताया कि कौन सा अक्षर कहां से बोला जाए, और वो 10वीं क्लास तक आते आते हैं। अब हमने उसका पानी पिया, पानी पिया, माल पुआ, मात्रा बढ़ा, क्यों बड़ा बढ़ा रहा है, उसकी वजह ये है कि बच्चे को आरंभ में ही मात्राओं का ज्ञान ठीक नहीं हुआ। प्राइमरी एजुकेशन में हमारे देश में बहुत बड़ी खराबी है कि हम उसको कहां से शुरू करते हैं। देखो जो एजुकेशनिस्ट है, सर हैं और बहुत से एजुकेशनिस्ट बैठे हुए हैं, वो एक बात कहते हैं कि भाषा का ज्ञान मातृभाषा में कराओ। कोई ज्ञान आरंभ का इसमें कराओ मातृभाषा। अब वो शुरू करते कहां से, बच्चा हर एक छोटे घर का चाहे झुके वाले क्यों हो, तो वो भी ई को कैसे सिखाएंगे, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम वो करते उसको सिखा देंगे, लेकिन अ ई उ नहीं सिखा पाते। और वहां उच्चारण स्थान का कोई सिस्टम उतना बड़ा नहीं है, या व्याकरण उस सिस्टम में नहीं। हमारे यहाँ उच्चारण स्थान से ही कहानी शुरू होती है, क्योंकि उसको वेद बोलना है, वेद के उच्चारण का प्रयोग करना है, उसके अर्थ निकालने हैं, तो इसके लिए उसको उच्चारण स्थान पहुंच देते हैं। तो ये पहला पाठ है। अब जरा देखिएगा प्रत्याहार, मिटा दूं, आपने लिख लिया, फोटो का नाम पढ़ लीजिए। तो बताया ओ दो तो कंठस्थम, ओ दो तो मेरा ऐसा होता है, दिमाग में चलता है, फिर कलम चलती थी, दिमाग में चलता है, और मेरा ध्यान इस बात पर रहता है कि समझ में क्या लिखा हो तो बता देता, आपके दिमाग में क्या आया वो समझ में रहता है, तो उसमें गड़बड़ हो जाता है। ओ तो कंठस्थम, ओ और आउ, जब देखो ओ तो आउ, तो ये क्या है, आउ तो क्या है, हमारे पूर्व में बैठ गया आउ, तो ये ताका मतलब होता है
तबरस तत्कालस्य। व्याकरण में हर चीज का नियम है। जब था किसी के पीछे लग गया इसका मतलब उसके आगे और कुछ नहीं। अगर हमने ओ तो बोला इसका मतलब होगा ओ, औ तो बोला उसका मतलब क्या होगा औ, आई का मतलब आई। तो ये ताल जाने से कहीं भी लगाएंगे आप तो फिर वो शब्द उतना ही मिला जाएगा, उससे आगे कुछ नहीं। तो ये हो, ये आपका उच्चारण स्थान क्लियर हुआ करिए बराबर। नहीं हुआ तो बोलो नहीं हुआ सर, हुआ तो बोलो हुआ सर। हमारे जैसे नहीं बोलेंगे आप लोग बोला नहीं हुआ तो हो गया नहीं तो सब कर मिला रहे। तो मुझे पसीना आ रहा है। अब कोई ये नहीं कहेगा ना मेहनत करने खाते समझ आ रहे। वैसे आप तो कुछ मेहनत नहीं कर रहे, जो कुछ पहले करिए ना उसका फायदा उठाए। अब इनको थोड़ा सा हम एक प्रकारांतर से डिवीजन करते हैं। अभी ओ दो बेटा ओ है ओ लगा कहाँ वो मेरा ही भाई है लेकिन भूल गए ओ दो वो जैसे मैंने गड़बड़ करी वैसे उसने गड़बड़ करी काम। वो बेटा वो भी मात्रा लगा उस पर, वो प्रिंटिंग मिस्टेक है। अब देखो इसका डिवीजन करते हैं। क्या लिखा है? कादयो मावसानाः स्पर्शाः। का से मा तक के अक्षर क्या कहलाते हैं? स्पर्श। अलग से लिखेंगे था था चाचा दादा टाटा डाडना ताता दादा पापा पापा माँ कितना हो गए पदम 25। ये 25 स्पर्श व्यंजन हैं का से लेकर मां तक। सारे व्यंजनों को डिवीजन कर देता हूं ताकि आगे जाके स्पर्श की बात आएगी, ऊष्म की बात आएगी, व्यंजनों की बात आएगी, स्वरों की बात आएगी, तो कैसे व्याकरण समझ में आएगा। तो का से लेकर मां तक के अक्षर जो है स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। लेकिन एक तो नहीं 25 होगा तो समझ में आ गया। या र ला और पा ये चार जो अक्षर हैं या रा ला वा ये अंतस्थ कहलाते हैं। ये सा श सा ये जो तीन व्यंजन चार व्यंजन ये क्या कहलाते हैं? ऊष्म। और देखो संयुक्त व्यंजन संस्कृत में क्षत्रज्ञ नहीं है। हमारे यहां तो हर व्यंजन संयुक्त हो सकता है। कक्षा काशा है ना, उत्तम काता है ना, वचवी चामा। तो हमारे यहां तो सब संयुक्त कक्षा हो जाते हैं। ये क्षात्र जैन का भेद हमारे यहां नहीं है। तो हमारे पास सारे व्यंजन स्पर्श व्यंजन है
अंतस्थ व्यंजन है, स्पर्श कितने हैं 25, अंतस्थ कितने हैं 4 और ऊष्म कितने हैं 4। और देखो एक है अयोगवाह। अयोगवाह का मतलब क्या है? जिनकी गिनती का योग नहीं होता वो है अयोगवाह, जिन्हें न स्वर में कह सकते हैं और न व्यंजन में कह सकते हैं। ये है विसर्ग और अनुस्वार। ये अयोगवाह है, विसर्ग है, अनुस्वार है, क्योंकि मां को बिंदी बच जाती है वो अनुस्वार सूत्र से, तो वो अयोगवाह में आ गया, अनुस्वार कहते हैं उसको। ऐसे अनुनासिक भी है, अनुसार अनुनासिक का अलग बहुत से भेद है, इसलिए जब पढ़ाई में आएंगे तो मैं बताऊंगा आपको। और एक विसर्ग है, ये स्वर व्यंजनों में नहीं आते। वैसे तो ये जो अनुस्वार है ये व्यंजन है, लेकिन ये ऐसा व्यंजन है इसमें किसी अक्षर की आकृति नहीं है, इसलिए इसको अयोगवाह कहते हैं। ये दो है। अब आएगा स्वर। मैं स्वर करता हूं। अब जब ये समझ में आएगा तब आपकी बात आगे चलेगी। मूल स्वर कौन से हैं? तो मूल स्वर है अ और ई और उ और उ। ये मूल स्वर है जी। अयोगवाह इसलिए तो उसका अच्छा उच्चारण स्थान है, उच्चारण तो हर शब्द का होगा, पर ये स्वर है व्यंजन। हाँ अब मैं स्वर बता रहा हूं ना, दोनों में आएगा नहीं। ये मूल स्वर है, इनको हम कहते हैं ह्रस्व, एक मात्रिक। ह्रस्व का मतलब क्या है? एक मात्रिक। आप बोलो एक मात्रिक है ना, द्विमात्रिक ओम, ये क्या होगा? त्रिमात्रिक। तो ये एक मात्रिक है ह्रस्व। और आ ई उ डबल भी हो गया। ये क्या है? दीर्घ, द्विमात्रिक, द्विमात्रिक है। हमारे यहां ह्रस्व, दीर्घ और कुल इनकी सूत्र बने हुए हैं। ह्रस्व लघु, ह्रस्व की परिभाषा क्या है? यहाँ एक मात्रा वो लघु, छोटा छोटा। तो हमारे हिंदी पढ़ाते हैं छोटा आ और बड़ा आ, छोटा आ और बड़ा आ दोनों को आ कह देते हैं। छोटा आ बड़ा आ, दोनों छोटा बड़ा तो नहीं है, छोटा आ बड़ा आ, ये भेद शुरू से बताते हैं। और बच्चा पर कोई कहता है ये छोटा आ और ये बड़ा आ, दोनों को आ बोल रहे, भेद पता ही नहीं। बड़ी 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 नहीं है, वो दीर्घ है, तो ह्रस्व और दीर्घ। सर ये दीर्घ दोनों में सेम ही है। कहाँ सेम है? कौन सा सेम है? री। अरे वो उसमें केवल इतना ही है और इसमें ऐसे
हो फिर एक और एक नहीं और वो ज्यादा आदत नहीं है धीरे धीरे। और एक है पुल, जैसे आ ई ऊ ये है दीर्घ। इसमें सभी में पुल कम होता है, इसलिए इसको छोड़ दो। बहुत कहीं पेट में मिल जाए। ये पुल है, उसका आगे 3 लिखा है। तो 3 लिखा है का मतलब त्रिमात्रिक। अब एक बात आप कह सकते हो, तो त्रिमात्रिक है तो चतुर्मात्रिक क्यों नहीं, पंचमात्रिक क्यों नहीं? ये भी सवाल पा सकते हो। और आप अगर सही हो कोई सवाल नहीं। अगर गुरु जी अटक गए तो हम भी लटक गए। अगली बार पढ़ाना नहीं आए सोचेंगे ये घोड़ा बवाल आ कितना उल्टा पुल्टा पूछिए। आपको ना कुछ सोचना है नहीं आ रहा, तो आज नहीं आ रहा कल कर। तो ये त्रिमात्रिक के बाद मात्राओं का भेद समाप्त। फिर वो चला जाता है जाकर के बड़ा विराम, उसमें चला जाता है जब हम आ को इतना लंबा खींचते हैं, सा रे गा मा पा धा नी, इन इस स्वरों में चला जाता है। सप्त स्वर, ये स्वर जो है 7 मात्रों में चले जाते हैं। जितना लंबा बोलोगे सर समय में कैसे पता बोल दिया ना सबका स्वर 7 मात्राओं का, इसमें ज्यादा खींचेगा हो जाएगा धीरे सूत्री। तो ये जो आगे संधान कहते हैं इसको, जब हम उसको और रूपों में सिखाएंगे वेद को उच्चारण के विषय में, जैसे ओगनाई होदासा, अगर आयाई भी टाइप नाम हो जाते हैं, उसका जो फर्स्ट पार्ट है उसमें इसकी जरूरत पड़ती है। सर जो एक मात्री है और जो द्विमात्री है, उसको लास्ट में ऋषि वाला मात्रिक, एक मात्रिक, द्विमात्रिक, त्रिमात्रिक का बोलना है। तो मात्री नहीं बोलना, मात्रिक का हाँ है। दो राग लगे। अच्छा दो राग। हाँ जैसे और आप हो गया एक कैसे बना ये वाला डबल हो गया। उसका एग्जांपल संधि आएगी ना, जब री से पी मिलेगा, जैसे होत्री धन निकारा, होत्री कारः, होत्र को करने वाला है ना, ऐसे तो वो शब्द आएंगे तो मैं उसका प्रयोग करूंगा। ठीक है, हाँ तो सही तो मैंने लिखा ही नहीं। आप लोग इतने क्या जिज्ञासु और प्रबुद्ध छात्र हैं, छोटों को पढ़ाओ तो गलती छूट गई तो कोई बात नहीं, गुरु जी के जो में तो यहाँ तो पकड़े जाएंगे तुरंत। तो ये आपका ह्रस्व भी और त्रैमात्रिक को पृथ्वी कहते हैं। त्रैमात्रिक त्रिमात्रिक। जैसे त्रिमात्रिक के अंदर जो ई के वाला पुल होगा उसको कैसे बोलेंगे? ई लंबा 3 बनेंगे, उच्च ऊष ऊषवाल इकार सो अचक्रमाद ह्रस्व दीर्घ संज्ञा पानी में। जैसे मुर्गा बोलता है ना कुकड़ू को ज्यादा समीह से हाँ इसी तरह से हाँ वही त्रिमात्रिक। वेद में परमात्मा का नाम त्रिमात्रिक है, बाकी जगह नहीं। और त्रिमात्रिक कहाँ होगा कहाँ नहीं होगा ये तो वेद बताएगा, वेद के प्रयोग ने तो बताया हमने पुरुष होता है, तो वहां क्या लिखा ओम ऐसे तो सच बड़ा जबरदस्त प्रश्न किया वैसे। ये ओम है, इसमें आ है प्लस ऊ है प्लस मा है। अब ये जो ऊ है इसके लिए दोनों मिलकर क्या बन गया, आ ऊ को मिलकर के ओ संधि हो गई, और ओ को फिर खींचना 3 मात्रा तक, तो फिर मारना ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं। तब बच्चे के अंत में बोलना है, शुरू में बोलना है, तो उसको
तो ये आपका मोटा मोटा अक्षर ज्ञान, स्वर ज्ञान और व्यंजन भेद, इतना मैंने सिर्फ ये 14 सूत्रों के अंदर ही मौजूद है। आई पूर्ण रीड लिखते और आई उस फेवरेट ब्रांड जनरल वह वर्तस समाचार करता पता संसार। जब हम शुरू में पढ़ते थे तो हमको ये 14 सूत्र रटना है, हमको नहीं मालूम ये क्या कर रहा है, हमको और मजाक कर रहा है। ये सूत्र है ना, तो पहले वर्ण है क्या, महाप्राण वर्ण है, फिर महाप्राण वर्ण है, खा खा छा खा खा चा टा ता खावा चा टा 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 ऐसे पढ़ाते थे। सर आज की मोबाइल में चीजें याद कर लेंगे सर, हैं? आज की मोबाइल में चीजें याद कर लेंगे आज। हाँ क्यों नहीं याद होंगे? आजकल के बच्चे सर सुनते अरे देखो आजकल के बच्चे अंग्रेजी भाषा सीख सकते हैं, संस्कृत नहीं सीख सकते, ये केवल ब्रह्मांड दिमाग का। हाँ क्या बात है, ठीक है। एक वो भी उसी में है, अवग्रह, इधर कर देता हूँ। आप एक जब मैडम पढ़ा रही थी एक संधि पढ़ाती उसका था ओपी, जब अच्छा हुआ आपने सही टाइम पर पूछ लिया। इसकी संधि क्या कर रहे थे आप? कोई कर रहा था और अपी, और कोई कर रहा था को अपी। अब तो दोनों में कौन सा ठीक है? ऊपर वाला सही है, सोच लो। सर मैम ने बताया था कहाँ कैसे। देखो प्राइमरी एजुकेशन के टीचर में और डिग्री क्लास के प्रोफेसर में यही बोला था, ध्यान रखना ये अवग्रह तब तक नहीं लग सकता जब तक संधि ये वाली नहीं होती। ये अवग्रह जो लगा है ना, ये लगता है ओ धर्म अपी। क्यों? इसे क्या कौन से संधि बोलते हैं मैडम रीता? आपका खुशी है बताओ। हाँ बेटा किसी साइन रहेगी किसी का साइन बाकी नहीं, मैं तो अपनी उसको लेक्चर दे रहा हूँ, आप क्या समझ सकते हैं? हाँ मैं लिंक का मतलब सर एक बार जरा उनको फोन मारो जाओ क्वेश्चन पर। हाँ पूछो। हाँ जी, तो ये तो ध्यान रखना को प्लस अपी के को प्लस का ये नहीं होगा तो संधि को कहते हैं पूर्ण रूप संधि। सर मैम तो हमारे क्लास में जब टेस्ट लेंगे काटे मैडम का बहुत सम्मान है मेरे दिमाग में, पर जो मैं बात कर रहा हूँ उसको समझो, क्लियर कर दो। इस संधि का नाम क्या है? पूर्व रूप। अब को और अपी में पूर्व रूप कौन सा है? आप जब आप इसको बोलते हैं तो क्या बोलते हैं? अच्छा पूर्ण रूप तो आ के बदले में यूज करेंगे। हाँ, आप कहा अपी संधि करेंगे तब पूर्व रूप बनेगा ही नहीं। पहले कहा को हो गया, मूल शब्द तो कहा ही है, लेकिन कहा का आगे आगे जो है फिर को रूप बना तो को धन अपी, और तब इसका पूर्व रूप हुआ एक परूपम सूत्र है। एंग पदांता धति, सॉरी पूर्व ना एंग पदांता धति। अब एंग का मतलब है ए ओ, तो के भी बनता है ओ भी बनता है ना। मान लो यही एग्जाम्पल का स्तर पूछा तब क्या बनेगा? देखा ना, तो कहा होता तो कैसे बात होती। तो यहाँ है के धन अपी, के, तो ए और ओ अगर आगे आगे आए तो पूर्ण रूप हो जाता है। उच्चारण में केवल ओ की मात्रा का और ए की मात्रा का उच्चारण होगा, और आ जो है वो क्या हो जाएगा? लुप्त हो जाएगा। और उसकी पहचान करने के लिए उसे चिन्ह बना दिया, इसे कहते हैं अवग्रह। जो भाई एक सवाल पूछा, इसमें आप उसका उच्चारण आएगा कि नहीं आएगा? नहीं आएगा। ये अपनी नहीं पढ़ना है कि अपने पढ़ा तो शब्द विच्छेद हो गया। को के बाद लगाए ओ
ओके ओके गोपी। सर समझ और नहीं पढ़ा जाएगा। देखो सुशीलोपी क्या है, श्लोक समझाओ। सुशीलोपी सुंदरोपी, देखा है संस्कृत वाले में सुंदरोपी, सुशीलोपी, कुलीनोपी। कुलीनोपी महाजना, ये उसी का एग्जांपल है। अब आपने सुशीलो अपी कुलीनो अपी मात्रा बढ़ी, तो जब श्लोक का प्रयोग करेंगे तो आगे बोलना है सुंदरोपी सुशीलोपी कुलीनोपी महाजना, बिना विद्या सोबत है। तो कौन सा ठीक है? कौन सा नीचे वाला ठीक है? हाँ ये ठीक है। बस कहा कि मूल संधि है, लेकिन जब इसमें अवग्रह लगा हुआ है तब अवग्रह तभी लगेगा जब ओ होगा पहले, तभी तो पूर्ण रूप संधि होगी। अगर इसको इसका पूर्ण रूप कर देंगे तो क्या हो जाएगा, कहा विसर्ग है ना, तो कहा है ना, विसर्ग पहले है तो उसमें पूर्ण रूप हो गई नहीं। आप मेरी बात समझने की कोशिश करना। क्या होता है, हम बच्चों को प्राइमरी में पढ़ाते हैं तब हमारे दिमाग में अर्थ बैठा रहता है, पर जब हम ऊपर के लेवल पर जाते हैं तो तुरंत अब गोपी तो तुमने समाधान कर लिया, क्या करना आपकी ऊपर के पी का कैसे करो पूर्ण रूप में, तो वही प्रॉब्लम है। कोई पढ़ा रहे तो मैंने बोला नहीं, कोई को बता रहा था, कोई कहा बता रहा था, तो छोटे लेवल पर हम ऐसा बोल देते हैं, पर हाई लेवल पर जब आप जाएंगे तो ऐसा नहीं कर सकते। वेद मंत्र का उच्चारण करते समय जब ये अवग्रह आएगा तो अवग्रह का प्रयोग, उसका मतलब है वहां पूर्ण रूप संधि है, पहले वाला अक्षर ही बोला जाना है। और कोई प्रश्न? हाँ हाँ अच्छा, फिर अच्छा, तो मैं ऐसा करूंगा, अब यहाँ से निपट रहा हूँ, भेज दो नहीं, तुम खुद ही बात कर लो, तुम पुलिस से बात करो, पुलिस से बात करो रमेश जी से, ना मेरे साथी को तो वही है, उनका नाम पढ़ दो। हाँ हाँ ठीक है ठीक है, हाँ मैं जाऊंगा शाम को उसको सीधे मिलूंगा। ठीक है, हाँ तो अब इसमें जो भी आपको इसमें क्वेश्चन का आ रही दिमाग में तो उस पर सर जैसे इसमें लिखा है लोकेश, तो हम इसको क्या करेंगे? लोकेश लेख पढ़ेंगे। संदीप जैसे करेंगे तो लोके अस्मिन्, वो उसी तरह का एग्जांपल है। लोका अस्मिन् संधि जो होगी इसकी लोके अस्मिन्, ये विष्णु और ये हाँ हाँ मतलब आर नहीं है। कोई बात नहीं, काम तो सीधे बैठे हैं। हाँ आगे ठीक, अवग्रह का स्थान असल में अवग्रह तो संधि लगी है। हाँ उपदमानी भी वेद आदि में प्रयोग होता है, जैसे नृण पाई प्रयोग किया है, हमने पढ़ा था। नृण पाई में पब्लिक की रक्षा करने वाला राजा के लिए आता है, तो ऐसे किसकी जगह प्रयोग है, बहुत बड़ा प्रयोग है, कम प्रयोग मात्र मात्र कहीं कहीं बजट में भी जान नहीं। हाँ उच्चारण कोई फर्क, उसका अर्थ में कोई फर्क नहीं। अब वो किस उद्देश्य से है उसको और थोड़ा करना पड़ेगा, उपदमानी पर तो पता चलेगा उपदमानी को वो तो उपयोग जरूर होगा, क्योंकि अगर प्रयोग किया है ऋषियों ने इसका मतलब वो कहीं न कहीं उसका कोई अर्थ में भी प्रयोग है। फाइबर तो सर बहुत हुआ, हाँ व्याकरण से फाइबर तो बहुत हुआ। हम तो अभी तो काम का मतलब अभी हमने पहली सीढ़ी पर आगे तय करवाया, उसके बाद हम पढ़ेंगे आपको ये सारी प्रक्रिया के बाद ये संज्ञा पढ़ेंगे, उसमें सुबंतम दिगंतम पद संज्ञा, सुबंत और दिगंत को पद कहते हैं।
सुबंध का मतलब है सु से लेकर पा तक सा है, वो सारा मैं नेक्स्ट व्याख्यान में करूंगा और मैं कोशिश करूंगा जितना आपको मैडम ने पढ़ा दिया है उससे अलग अलग बात सारी बताऊं ताकि रिपीटेशन नहीं हो। और अगर कहीं मुझे समझूंगा तो वहां बताऊंगा कि जहां आपको स्पष्ट नहीं हुआ या उसमें कुछ चीज रहेगी तो जब होता तो मैं पहले ही क्लास में आ जाता, नेक्स्ट बार थोड़ा जल्दी आ जाऊंगा ताकि वो क्या पढ़ा रहे थे। तो इसमें जो सारा टोटल मिला करके है मिटा दो। उपसर्ग तो आपको पता ही है। तो ये नाम आख्यात और उपसर्ग निपात, इसमें जो सुबंत शब्द हैं, तिगंत शब्द हैं, उपसर्ग हैं और निपात हैं, इनकी भूमिका भाषा में क्या है इसकी चर्चा करेंगे, है ना। अब थोड़ी सी चर्चा नाम भी कर देता हूँ, व्यवहार में थोड़ा सा समय है ना। नाम के नेक्स्ट क्या लिखा? आख्यात, आख्यात मतलब क्रियापद। सर इसका जो आपने लिखा है वो क्या और आसान कर देता हूँ, इसको प्रोनाउंस क्या करना है? हाँ बोलो, हेलो, हाँ बोलो, हाँ आप बात हुई? मैं आगे बात कर रहा हूँ, अभी 15 मिनट की क्लास हो रहा है, उसके बाद में यहाँ से निकल जाऊँ। हेलो, ठीक है सर ये आख्यात के बाद जो लिखा हुआ है आपने उसको क्या प्रोनाउंस करेंगे? बताओ। सुबंत में 3 तरह के शब्द आएंगे, संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण। तिगंत में क्रियापद, क्रियापदों में सारे 10 प्रकार आएंगे। 10 प्रकार में दूं आपको समझ में आ जाएंगे, याद हो जाएंगे। लटर, लेटर, लूटर, लेट, लोट, ये 5 तो हैं तकारांत, लटर, लेटर, लूटर, लेट, लोट, और एक है लिट 6। और लंग, लिंग, लुंग और लिंग, ये 4 ये हो गए 6 और ये हो गए 4, टोटल हो गए 10। क्या होता है सर? हैं?
अंतर 10 लकार है। नहीं 10 लकार तो है, लेकिन इनमें 6 और 4 वो 2 5 6 लकारी हैं, 4 लकारी हैं ना है तो याद करेंगे। तो वो आ ई उ ए ऐ ओ कोई तो है इसमें आ लट लिट लुट लेट लोट और लेट। इसको यहाँ लिख सकते हैं आ ई उ री लेट यहाँ लिख सकते हैं। और इस तरह से लंग लिंग लुंग और लेट, ये 10 लकार है। यानी क्रियापद जो है 10 लकारों में चलेगा और 10 लकारों का मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष और प्रथम पुरुष और 3 वचन, यानी कि 90 तरह से रूप चलेगा। 10 या 90 क्रियापद जो है उसके करीब 90 रूप होंगे। फिर और भी इस तरह नाम धातु है, चुरादिगण है और प्रत्यय है, संबंध है, यनंत है, यनबंध है। तो प्रत्यय लगते जाएंगे और शब्द के प्रकृति बदलते जाएंगे। उपसर्ग तो हमारे यहाँ फिक्स है, उसमें ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है। और निपात जो है ये भी अनंत है। कितने प्रत्यय हैं, तिगंत प्रत्यय हैं, सुबंत प्रत्यय हैं, स्त्री प्रत्यय हैं, स्त्री प्रत्यय में फिर भेद हैं, और थोड़ा थोड़ा करके बताते जाएंगे। हम वो प्रकरण छोड़ेंगे ताकि थोड़ा थोड़ा आपको सब चीज पता चल सके। तो ज्यादा होगी तो अपनी क्लास में। तो ये आपको अब इसे अक्सर तीर लगा देंगे। लट का मतलब है वर्तमान काल, और भूतकाल, भूतकाल में लिट और क्या है लंग और लुंग, ये 3 भूतकाल। ये विधिलिंग ये कोई होता है क्या विधिलिंग का? हाँ विधिलिंग कोई वाला है, आप बताएं। और उसके बाद ये है भविष्यकाल, लिट और लुट, ये भविष्यकाल। थोड़ा हिंदी के साथ समझाने की कोशिश की है। वर्तमान काल में हम लट लकार का प्रयोग करेंगे। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टू प्रेजेंट कंटीन्यूअस दोनों के लिए लट लकार का प्रयोग। भवतिमानी होता है, भवतिमानी हो रहा है, गच्छतिमानी हो जाता है, गच्छतिमान जा रहा है, तो कोई भेद नहीं है। अब ये जो भूतकाल है इसमें लिट के लिए पर भविष्य में क्या है, परोक्ष भूत, अनद्यतन भूत, अद्यतन भूत। तो भूत के जितने भेद हैं उतने लकारों में उसका प्रयोग है। मोटे तौर पर जो लंग लकार है इसका हम प्रयोग करते हैं भूतकाल में। अपठत, अपठताम, अपठन, अलिखन, अलिखम, अलिखन, आसत, आसाम, आसन, ऐसे रूप इसके चलते हैं। और जो लिट और लुट है ये भविष्य काल में है। जैसे भविष्यति, भविष्यता, भविष्यति, पठिष्यति, पठिष्यता, पठिष्यति, लेखिष्यति, लेखिष्यता, लेखिष्यति, ये सारे रूप जो हैं वो भविष्य काल के हैं। और लुट लकार भी ऐसे भविता, भवितारो, भवितारा, गंता, गंतारो, गंतारा, ऐसे रूप हैं। सर एक चीज हाँ, मैं अब स्कूल जा रहा हूँ और मैं स्कूल जाता हूँ, इन दोनों को एक ही लट से बनाएंगे। संस्कृत भेदा इंडेफिनिट कंटीन्यूअस में कोई फेल विद्यालय में जाए, विद्यालय अच्छा जाता है और जाता है एक ही। गच्छति आएगा, गच्छामि जो है गच्छामि में सब आपस राहत जो हिंदी या इंग्लिश में है वो यहाँ पे अनुवाद के नियमों पर चर्चा करेंगे। यहाँ आपको तो कारक का कम से कम 1 क्लास पूरी 3 घंटे चाहिए। तो कारकों का इतना जल्दी से निपटना नहीं है, बड़ी कार पढ़ा रही हूँ उन्हें। अभी जैसे मैं देख रहा था वो तत्या का तारीख है, तो कारण कार पढ़ा रही थी, तो उन्होंने कर्ता, कर्म, कारण, संप्रदान, अपादान उसके नियम हैं। तो हमारे यहाँ उपपद विभक्तियों के नियम है। तो द्वितीय विभक्ति में कहाँ कहाँ अंतर आ जाता है, तो उसके लिए समयानिक, साहा, प्रति, अन, परिदास, अभिदास, समयानिक, शायानिक, क्या चला जाता है वो कहीं जहाँ कारण आना चाहिए वहाँ वो आ जाता है, कहीं पर कारण नहीं आता है वो आता है।
वो विकल्प नियम है। तो आप जैसे एक कोई नियम पूछे मैं बता दूंगा, आपने शंकाओं का समाधान कर दूंगा। उन्हें बढ़ाने के लिए तो फिर बहुत लंबा समय चाहिए, तो मेरे पास समय थोड़ा है। मैं तो आपसे अगली बार पूछ करके, ये तो क्योंकि आरंभ का काम था तो बताना जरूरी था, इसके बिना तो आगे कुछ काम चलेगा नहीं, तो इसलिए मैंने आपको बताया। अगली क्लास में आप इन सारी चीजों में से क्या जानना चाहेंगे? मैंने जैसे नाम सुबंत है, मेरा ख्याल प्रत्यय थोड़ा जटिल है, प्रत्यय की समझ में आ जाएगा प्रत्यय का आवश्यकता कहाँ है, प्रयोग क्या है। उपसर्ग ज्यादा कठिन काम नहीं है, थोड़े से उपसर्ग हैं, वो शब्द से आप प्रीफिक्स बोलते हैं, प्रीफिक्स वो शब्द के पहले लगाते हैं तो वो होते हैं और उस धातु का अर्थ बदल जाता है। उपसर्ग में धातु थोड़ा बड़ा करने पर लिए थे, प्रहार आहार संहार विहार परिहार, एक श्लोक का थोड़ी व्याख्या कर दूंगा तो काफी। उपसर्ग में ज्यादा जरूरत नहीं है। और निपात तो वो प्रत्यय का ही है, तो प्रत्यय थोड़ा कठिन चीज है। क्रियापदों में कुछ चर्चा कर देंगे और सुबंत शब्दों में थोड़ा सा विस्तार कर देंगे। तो सुबंत भी बहुत है, देखो अकारांत है, पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है, नपुंसकलिंग है। अब पुल्लिंग में फिर अकारांत पुल्लिंग है, एकारांत पुल्लिंग है, उकारांत पुल्लिंग है, एकारांत पुल्लिंग है, नकारांत पुल्लिंग है, सकारांत पुल्लिंग है, ये सारे पुल्लिंग हैं। फिर स्त्रीलिंग आकारांत स्त्रीलिंग है, ईकारांत स्त्रीलिंग है, समझो उकारांत स्त्रीलिंग है, इकारांत स्त्रीलिंग है, ऐसे वो सारे। और इकारांत स्त्रीलिंग है मातृवर्ग, तो ये स्त्रीलिंग। फिर नपुंसक है, तो नपुंसक क्या अलग है, समझे? उकारांत नपुंसकलिंग है, एकारांत जैसे दधि इकारांत है, मधु उकारांत नपुंसकलिंग है, नकारांत नपुंसकलिंग है, ऐसे नपुंसकलिंग। तो ऐसे थोड़ा शब्दों के रूप बता देंगे और शब्द रूपों का थोड़ा सा प्रक्रिया बता देंगे, तो थोड़ा सा एंट्रेंस देंगे, तो उसका डिटेल प्रयोग जो है क्लास में। तो मेरे पास 2 ही पीरियड मिले हैं, 2 दिन मिले हैं, 2 दिन में जितना मैं स्पष्ट कर सकता हूँ, पर मेरी कोशिश होगी जितना मैं पढ़ाऊं वो सब आपके भीतर दिमाग में चाहते हैं, वो स्पष्ट होए तो फिर आनंद है। और नहीं तो ज्यादा पढ़ा के और समझ में कुछ नहीं आया, अगली बार सोचते कुछ फायदा तो बढ़ने बेकार के जो उनके प्रभाव वो नहीं हो सकता सर। ठीक है, तो अब इसके बाद शांति पाठ करेंगे। शांति वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवा।